अच्छा, डेमोक्रेसी में मतलब लोकतंत्र में पावर कभी एक हाथ में नहीं रहती। तो फिर ये जो हम सुनते हैं सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग, ये असल में है क्या चीज? और क्यों किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इसे इतना जरूरी माना जाता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। हाँ, तो अक्सर लोगों को लगता है और ये सोच बड़ी आम है कि भाई पावर को बांटना मतलब देश को बांटना है, देश को कमजोर करना है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हम दो देशों की कहानी देखेंगे। दो छोटे से लेकिन बहुत ही विविध लोकतंत्र, बेल्जियम और श्रीलंका। कमाल की बात यह है कि चुनौती दोनों के सामने बिल्कुल एक जैसी थी कि अपने इस बटे हुए समाज को एकजुट कैसे रखा जाए। पर दोनों ने जो रास्ते अपनाए वो एक दूसरे से जमीन आसमान के फर्क वाले थे। तो ये देखिए, एक तरफ है यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम, जहां लोग भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, और दूसरी तरफ एशिया में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जो अलग अलग जातीय समुदायों में बटा है। प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा, दोनों के लिए सेम थी। इस डाइवर्सिटी, इस विविधता को मैनेज कैसे किया जाए? अब बेल्जियम की कहानी में ना एक बड़ा ही दिलचस्प पैच है। देखिए, देश में करीब 59% लोग डच बोलते थे, मतलब साफ साफ मेजॉरिटी। लेकिन जो 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जो माइनॉरिटी में थे, वो ज्यादा अमीर और पावरफुल थे। खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में तो उन्हीं का बोलबाला था। और बस इसी अमीर गरीब और पावर के असंतुलन ने 1950s और 60s में जबरदस्त टेंशन पैदा कर दी। अच्छा, अब जरा श्रीलंका की तरफ चलते हैं। यहां सिचुएशन और भी सीधी थी। 74% मतलब बहुत बड़ी मेजॉरिटी सिंगली समुदाय की थी, और उनके बाद थे 18% तमिल। तो सवाल एकदम साफ था, क्या ये जबरदस्त बहुमत अपनी संख्या की ताकत के दम पर अपनी मर्जी चलाएगा? और श्रीलंका ने इसी सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा रास्ता चुनकर जिसे हम बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा था, जो मेजॉरिटी में है यानी सिंगली समुदाय, वो अपनी मर्जी पूरे देश पर थोपेगा। माइनॉरिटी क्या चाहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुसंख्यकवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक सोच है, एक ऐसी मान्यता कि अगर कोई समुदाय मेजॉरिटी में है तो उसे हक है कि वो जैसे चाहे देश पर राज करे, और इस चक्कर में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाए। और यही वो फिलॉसफी थी जिसे श्रीलंका ने 1948 में आज़ादी मिलते ही अपना लिया। और इसका असर दिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आज़ादी के कुछ ही साल बाद 1956 में एक कानून लाया गया, सिंघाला ओनली एक्ट। इसने तमिल भाषा को साइडलाइन करके सिर्फ सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर क्या था, यूनिवर्सिटी एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंगली लोगों को तरजीह मिलने लगी। बौद्ध धर्म को खास दर्जा दे दिया गया। मतलब एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिसने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। अब सोचिए, इन सरकारी नीतियों का श्रीलंकाई तमिलों पर क्या असर हुआ होगा। उनके मन में गहरी चोट लगी। उन्हें लगा कि भाई, हमारे तो सारे राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, जॉब्स और एजुकेशन में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की कोई इज्जत ही नहीं है। धीरे धीरे ये जो अलग थलग पड़ जाने का एहसास था ना, वो इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। और नतीजा, देश एक भयानक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर की आग में झुलस गया। तो ये तो थी श्रीलंका की कहानी। अब बिल्कुल इससे उलट आइए देखते हैं बेल्जियम ने क्या किया। बेल्जियम के नेताओं ने टकराव का रास्ता नहीं, बल्कि समझदारी और एडजस्टमेंट का रास्ता चुना। उन्होंने ये माना कि देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। 1970 से 1993 के बीच सोचिए, बेल्जियम ने अपने संविधान को 1-2 बार नहीं, पूरे 4 बार बदला। और मकसद बस एक था कि देश में किसी को भी ये ना लगे कि वो अकेला पड़ गया है। उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा मॉडल बनाया। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री बराबर बराबर होंगे। दूसरा, राज्यों को ज्यादा पावर दी गई। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनी जिसमें भी दोनों समुदाय बराबर। और इतना ही नहीं, कल्चर और एजुकेशन के लिए एक तीसरी ही तरह की सरकार बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, ये बेल्जियम की सड़कों पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आया। जरा ये साइन बोर्ड देखें। ब्रुसेल्स में आपको हर जगह नाम, पते, सब कुछ दोनों भाषाओं में लिखा मिलेगा, फ्रेंच में भी और डच में भी। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि एक दूसरे के लिए सम्मान और साथ रहने की भावना कितनी गहरी है।
तो भाई, इस कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही समझदारी वाले सिस्टम का नतीजा क्या निकला? नतीजा था शांति। इस मॉडल ने बेल्जियम को न सिर्फ एक भयानक सिविल वॉर से बचाया, बल्कि भाषा के नाम पर देश को टूटने से भी बचा लिया। और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि जब पूरे यूरोप के देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बना रहे थे, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के लिए किसे चुना? इसी शांति के शहर ब्रुसेल्स को। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक बेल्जियम की जो कामयाब रही और दूसरी श्रीलंका की जो नाकाम हुई। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सत्ता की साझेदारी, ये पावर शेयरिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके फेवर में दो बहुत मजबूत तर्क है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा कारण। ये कहता है कि भाई, पावर शेयर करने से समाज के अलग अलग ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े का चांस कम हो जाता है। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है और जो मेजॉरिटी है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाती। और दूसरा तर्क है मॉरल, यानी नैतिक। ये कारण और भी गहरा है। ये कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसका असली मतलब यही है। एक सही सरकार वही होती है जिसमें हर नागरिक को लगे कि हाँ, इस सिस्टम में मेरी भी हिस्सेदारी है। और आखिर में सारी बात इसी मॉरल तर्क पर आकर टिक जाती है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ कोई पॉलिटिकल जुगाड़ या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक यही है, पावर शेयरिंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये लोकतंत्र का सार है, उसकी जान है, उसकी आत्मा है। इसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है, खोखली है। यही वो तरीका है जिससे ये पक्का होता है कि सरकार में, सिस्टम में हर एक की आवाज सुनी जाए और हर एक की भागीदारी हो। सोचिए, बेल्जियम ने पावर शेयर करके सिर्फ अपना देश नहीं बचाया, बल्कि वो पूरे यूरोप के लिए यूनिटी का एक सेंटर बन गया। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर सत्ता की साझेदारी में एक देश को बचाने और एक महाद्वीप को जोड़ने की ताकत है, तो जरा सोचिए, ये हमारे अपने समाज, हमारी अपनी कम्युनिटीज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती।